अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम एक बेहतरीन एक अजीम शायर कह सकते हैं रोमानियत के बादशाह शाहरुख खान तो नहीं थे वो, लेकिन उस ज़माने के जिस ज़माने कौन सा ज़माना जिस ज़माने में वो पैदा हुए थे, ठीक है। तो वो ज़माना उनका था एक क्या कहते हैं कि ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे रोमानियत की शायरी जो करते थे, तो उसकी हम बात कर रहे हैं। हम बात करें अहमद फराज की। तो क्या बात करते हैं, हम सबसे पहले बताया था कि जीवनी में क्या होता है, ज़िंदगी में क्या होता है, कि जो शायर है या शायरा है उसकी ज़िंदगी के बारे में देखते हैं, कब पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, पर्सपेक्टिव क्या था उसका, पस मंज़र किस माहौल में पैदा हुए, फिर उनका तालीम कैसा था, फिर उसके बाद उन्होंने जो कहानी लिखी वो कैसा था। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, वो पैदा कहाँ हुए और माहौल कैसा था। तो पैदाइश कर 1933 में हुआ। कहाँ? पेशावर में। पेशावर पाकिस्तान में एक जगह है, पेशावर यूनिवर्सिटी। वही स्कूल में एक हमला हुआ था, उसके बाद गाना बना था, मुझे मौत से बदला लेने जाना है, मुझे दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। तो पेशावर में पैदा हुए कौन? अहमद फराज पैदा हुए। तालीम, शुरुआती तालीम घर पे ही हुई। घर का माहौल अदबी था। अदब कहते हैं, अदब मतलब डिसिप्लिन नहीं, या अदबी का माहौल यहाँ पे हुआ कि घर में जो माहौल था वो पढ़े लिखे लोग थे, अदब पे यानी उर्दू ज़बान पे काम कर रहे थे, शेर व शायरी करते थे, तो उसको कहते हैं अदबी माहौल। और शायराना सी है ज़िंदगी की अदा, आप भी ज़िंदगी का मज़ा लीजिए। शायराना मतलब घर में माहौल वैसा ही था। बाप दादा सब क्या थे, पढ़े लिखे थे, शायरी करते थे, कहानी लिखते थे। हम लोग के अब्बू वगैरह क्या करते हैं, गाँव देहात के, कोई भैंस चराते हैं, कोई बकरी चराते हैं, देख लीजिए किनके क्या करते हैं। एनीवे, अब बात आ रही है कि ये शेर शायरी कैसे करने लगे। तो माहौल ही था, घर कैसा माहौल था, अदब था, और कैसा माहौल था, शायराना था। तो बचपन से ही तालिब इल्मी के ज़माने से, इल्म हासिल करने के ज़माने से शायरी करने लगे, और ये सिलसिला जो है मौत तक चलता रहा। कराची यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल किया था, कराची यूनिवर्सिटी है, वहाँ से तालीम हासिल किया था, ठीक है। PhD डॉक्टर ऑफ लिटरेचर की डिग्री मिली थी उनको। उसके बाद कह कि मैगजीन वगैरह भी लिखा था उन्होंने। मैगजीन कहते हैं, अदब कहते हैं, रिसाला। अदब रिसाला ये क्या होता है कि जैसे हम अखबार पढ़ते हैं तो अखबार रोज़ाना आता है, लेकिन ये जो रिसाला होता है मैगजीन हफ्ते का होता है, 2 हफ्ते का होता है, महीने 6 महीने का होता है। तो रिसाला लिखा था, और उसमें कहते हैं इदारत की थी। इदारत कहते हैं कि पूरे रिसाला को, पूरे मैगजीन को एडिट करना, जितनी खबरें होती है या जो शायरी होती है, जो उसमें कहानी होती है, उसका आखिरी जो फैसला लेगा वो मदीर लेगा, जो इदारत करता है वो लेगा। वो देखेगा कि कौन सी कहानी छापनी है, कौन सी कहानी नहीं छापनी है, या किस में कहाँ कहाँ कमी है, वो काम। तो जो 2 रिसाला की इदारत करते थे उसमें था, एक था माहनामा। माहनामा कहते हैं महीने का, हर महीने आता था, तो माहनामा। उसका नाम था इश्तियाक। क्या नाम था? इश्तियाक। कोई का बेटा वोटा होगा तो उसको मत पूछने लग जाना, शौक की जमा इश्तियाक। तो रिसाला का नाम क्या था? इश्तियाक। ये हर महीने आता था। एक और था दास्तान। दास्तान इसका नाम है, रिसाला का नाम है, जो हर महीने निकलता था, ठीक है। शेर मत पढ़ने लगना, ये तो इब्तिदाई शायरी थी, जिसने रुला दिया तुझको, अभी संभाल खुद को, अभी दास्तान बाकी है, ठीक है। उसके अलावा एक था हफ्तावार, यानी हर हफ्ते एक मैगजीन निकलता था, हफ्तावार कहते हैं। उसका नाम था खादिम। खादिम कहते हैं सेवक को, खिदमत करने वाले को खादिम कहते हैं, ठीक है। और कई अहदों पर, कई पोस्ट पे ये काम कर रहे थे, फायज थे। पेशावर यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी बने, ठीक है, डॉक्टर जनरल ऑफ लिटरेचर भी बने, नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी थे। ये एग्जाम में पूछता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर थे किसके, MD कह सकते हैं शॉर्ट में, MD मैनेजिंग डायरेक्टर किसके, तो नेशनल बुक फाउंडेशन के, नेशनल बुक फाउंडेशन के क्या थे, नेशनल बुक फाउंडेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी बने, ठीक है। एग्जाम में सवाल आ जाता है ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। वो बहुत ही मकबूल शायर थे। मकबूल मतलब जिनकी कबूलियत हो, जिनकी एक्सेप्टेंस हो, जिनको आवाम जो लोग लाइक करते हो, जैसे यहाँ करते हैं ना, शाहरुख खान को लोग लाइक करते हैं, सलमान खान को की पॉपुलैरिटी है, तो इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा थी आवाम में। जो कॉमन पीपल थे वो बहुत ज़्यादा इनको लाइक करते थे। अच्छा, पाकिस्तान में नहीं थी बल्कि दूसरी दुनिया में भी थी। पाकिस्तान के अलावा जो जैसे बांग्लादेश है, हिंदुस्तान है, दुबई वगैरह भी मुशायरा में जाते थे। 2009 में दरभंगा में भी आए थे ये, ठीक है। तो एग्जाम में सवाल आता है कि वो मरने से कुछ दिन पहले कहाँ आए थे, तो हिंदुस्तान में कहाँ थे, दरभंगा में आए थे, ठीक है। ये याद रख लेना, ऑब्जेक्टिव पूछेगा। उर्दू के आलमी शोहरत याफ्ता शायर कह सकते हैं, ग्लोबल एक तरह की पर्सनालिटी थी, पूरे आलम में इनकी शोहरत थी। वे बताए थे अभी आपको कि दुबई वगैरह में होता है शायरी, बहरीन में होता है, तो वहाँ इनको बुलाया जाता था, बड़े बड़े शायर जाते हैं। अभी दुबई में होता है, शाजिया करके एक मोहतरमा वो करवाती हैं, तो वहाँ भी शायरी करने जाते थे, ठीक है।
लेकिन उन्होंने जो शायरी लिखी वो कलेक्शन जो है, मजमुआ जिसको कहते हैं, शायरी जब शायर लिखता है बहुत सारी शायरी, तो लास्ट में क्या करता है, जब उनको लगता है कि बस टाइम आने वाला है जन्नत में जाएंगे, तो सबको कलेक्शन कर देता है ताकि एक जगह सारी चीज़ें जमा हो, इकट्ठी हो, ताकि जो भी पढ़ना चाहे तो उनको सारी जानकारी मिल जाए। तो 12 मजमू हैं। इम्तिहान में सवाल पूछेगा कि कितने मजमू हैं, तो 12 मजमू हैं। 12 नहीं याद है, एक दर्जन के हिसाब से याद कर लेना, ठीक है। एक दर्जन केला लेना, एक केला खाना, एक शेर याद करना, एक केला खाना, एक शेर याद करना, तो दर्जन के हिसाब से क्या क्या था उनका वो देख लेते हैं। एक है कहानी तन्हा तन्हा, जिंदगी कब तक रहेगी तन्हा, गाना मत गाने लग जाना, तन्हाई तन्हाई, ठीक है। एक और है दर्द आशोब, कैसा दर्द है, वैसा दर्द है उस जमाने में कमी फलाम था कि नहीं था, हम होते तो चचा को दे देते, लीजिए कहे के लिए दर्द से परेशान है। दूसरी कहानी है शब खून, रात का खून। अब यहाँ पे कई मतलब हो सकता है, ज़्यादा डेप्थ में मत जाना। रो रहा, कैसा रो रहा है कि खून के आंसू गिर रहा है, तो पूरा रात ही हो गया, कैसा खून वाला, ठीक है। चौथी शायरी मेरे ख्वाब रेजा रेजा, वो आदमी ख्वाब देखता है, बहुत बड़ा बड़ा ख्वाब देखता है, और ख्वाब पूरा नहीं हो, टुकड़े टुकड़े हो जाए, कहते हैं ना बहुत सारा ख्वाब देखता है, मेरे तुमने मेरे ख्वाबों को तोड़ दिया, बिखर बिखर सी गई है, तो रेजा रेजा मतलब टुकड़े टुकड़े हो जाना। आदमी ख्वाब देखता है ये बनने का वो बनने का, कुछ नहीं बन पाता है, ठीक है। फिर वही बसिया खाना खा के घर में बैठे रहिए, तो क्या कहते हैं उसको, वो ख्वाब जब टूट जाता है तो उस ख्वाब को कहते हैं रेजा रेजा, ठीक है। एक और है जाना जाना, इशारा है महबूब की तरफ, जाना जाना। एक और है, क्या नाम उसका, सब आवाज़ें मेरी है। शायर कहना चाह रहा है कि जो शायरी आप गा रहे हैं, जो हालात आप सुन रहे हैं, वो हालात सब आवाज़ कहाँ से है, हमने दिया, सब आवाज़ें मेरी हैं, आप अपनी तरफ से नहीं लाए। एक दो और देख लेते हैं, कह रहे नाबीना शहर में आए ना, ना के माने होते हैं नहीं, नाबीना जिसको दिखाई न दे। शायर कह रहा है कि नाबीना शहर में आए ना, कह रहा है कि हम ऐसे शहर में हैं, आईना बेचने चले जहाँ पूरा शहर अंधा है। तो बता, अंधों के शहर में वो आईना बिकेगा, नहीं बिकेगा। तो शायर अपनी मजबूरी बता रहा है कि हम अपनी शायरी तो कर रहे हैं, लोग समझ नहीं पा रहे, हम जिस हालात को बयान कर रहे हैं उसको नहीं समझ पा रहे हैं। एक और है ख्वाब गुल परेशान है, ख्वाब गुल, गुल के माने होते हैं फूल, तो फूल परेशान है मतलब इशारा है महबूब की तरफ, जो ख्वाब का फूल है वो परेशान है वो। एक दो चीज़ और इनके बारे में वो हम देख लेते हैं। अरे अहमद फराज जो है बुनियादी तौर पर जो शायर हैं वो रोमानी शायर हैं, यानी उनकी शायरी जो है, उनका जो महवर है शायरी का, जो सेंटर पॉइंट है वो रोमांस है, रोमांटिक है। अब रोमांस क्या होता है हमसे नहीं पूछेगा, पता कर लीजिएगा या बता देता हल्का फुल्का, कहते हैं ना चचा बहुत रोमांटिक हैं वो, शाहरुख खान को कहा जाता है किंग ऑफ रोमांस, ठीक है। तो ये भी क्या थे, रोमानी शायर थे। खासतौर पर जो शायरी करते थे बस औरतों के बारे में, हम लोग से तो पता नहीं दुश्मनी थी, औरतों के हुस्न व जमाल, ब्यूटीनेस, बस जब देखो चचा तारीफ कर रहे हैं किनकी, मोहतरमाओं की, औरतों के हुस्न जमाल से। ये सवाल पूछता एग्जाम में, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मजाक मैं छोड़ दिया हूँ। ये रुमानी शायर थे, सवाल पूछेगा एग्जाम में कि अहमद फराज कैसे शायर थे, तो रुमानी शायर थे, और किससे मुतासिर थे, तो औरतों के हुस्न जमाल से ज़्यादा उनकी शायरी है कि सुना है जब वो बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं। अगर ऐसा है तो चलिए बात करके देखते हैं। शायरी है तो वो कहीं ना कहीं औरतों से मुतासिर है, उनकी शायरी में हुस्न इश्क ही है, ठीक है, हुस्न इश्क उनकी शायरी में, इसलिए कह रहे हैं उनकी शायरी हर जगह वो मकबूल हुई है, ठीक है। उनके ये थी उनके बारे में ज़िंदगी। अब हम जो है इसके बारे में पढ़ेंगे। अहमद फराज ने जो गज़ल लिखी है, तो दो गज़ल लिखी है आपके निसाब में, आपके सिलेबस में दो गज़ल है। तो पहली गज़ल को की शुरुआत करते हैं। पहली गज़ल क्या है देख लेते हैं। पहला शेर है, और पहली गज़ल के पहले शेर को क्या कहते हैं, कल ही बताया था, मतलब कहते हैं। क्या शेर कि दौलत दर्द को, क्या कह रहा है शेर कि दर्द क्या एक दौलत है। अब जमा करके रखना सब, ठीक है, लॉक करके। दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना, दौलत दर्द को दुनिया से छुपा कर रखना। क्या मतलब इसका कि जो दर्द है आपके पास एक वेल्थ है, आप इसको मत बताइए लोगों को, ये काम की चीज़ है। कैसा दर्द, यहाँ पे मेरे हिसाब से दर्द मतलब एक्सपीरियंस होगा, जिंदगी के तजुर्बात होंगे, ठीक है, उसको कहते हैं। अगर आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना, आँख में बूंद ना हो मतलब आँख में आंसू नहीं होना चाहिए, आँख में आंसू का लोग देख लेंगे, लेकिन कह रहे दिल में समुद्र रखना। अब दिल में समुद्र कौन सा रखोगे, आँख में बूंद ना हो दिल में समंदर रखना। ये कह रहा है कि दर्द इतना है कि बहुत है, कितना समुद्र की तरह है, दिल में समंदर रखना, दर्द कितना है समुद्र की तरह, लेकिन हम आंख में बूंद नहीं रखे, यानी अपने दर्द को, अपने हालात को हम किसी से शेयर, किसी पे जाहिर होने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये दौलत है, इसको इसलिए इसको दुनिया से हम छुपा कर रखे हैं। लोग देखेंगे तो मजाक बनाएंगे, लोग जान जाएंगे तो मजाक बनाएंगे। अगला शेर, ये क्या कौन सा शेर हुआ, पहली गजल का पहला शेर तो मतला शेर, दूसरा कल गए, दूसरा शेर को कहते हैं मतला सानिया, हुस्न मतला कहते हैं। शेर है कि कल गए गुजरे ज़मानों का ख्याल आएगा,
कल गए गुजरे, कल कौन सा कल, बीता हुआ कल, गए गुजरे ज़मानों का ख्याल आएगा। कल गए गुजरे ज़मानों का ख्याल है, क्यों ख्याल आएगा? आज इतना भी न रातों को मुनव्वर रखना, आज इतना भी न रातों को मुनव्वर रखना। यहाँ पे शायर क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखिएगा कि कल आपको ख्याल आएगा, किसका? गुजरे ज़मानों का। क्यों ख्याल आएगा? कल मतलब आने वाला कल एक, और एक कल जाने वाला कल। तो जो गुजरा हुआ ज़माना है इसका ख्याल कब आएगा? आने वाले कल में। क्यों ख्याल आएगा? और आज आप रातों को मुनव्वर रखे हुए, मुनव्वर का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप क्या कर रहे हैं, आज वाले बर्थडे पार्टी मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, दोस्त है, अहबाब है, कल को अगर सब चला जाए, महबूब बिछड़ जाए, तो क्या आएगा आपको? ख्याल आएगा। कैसा ख्याल आएगा? दर्द भरा ख्याल आएगा। या आपकी तनख्वाह कम है और आप पैसा बहुत खर्च करें, फुटानी करें, उड़ा है वो धुएं में, हाँ, बाप की दौलत धुएं में उड़ा है, मियाँ भाई सुने होंगे, तो धुएं में उड़ा रहे हैं, तो कल को आपको इसका अफसोस होगा। और शायद वही इशारा कर रहा है कि आप दोस्ती भी कर रहे हैं तो लिमिट में कीजिए, खर्च भी कर रहे हैं तो लिमिट में कीजिए। तीसरा शेर कह रहा है कि अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है। शेर है अपने मिजाज के बारे में बता रहा है, अपने माइंडसेट के बारे में शायर कह रहा है। अपने अकल कहते हैं कि आदमी कभी कभी कि मैं कितना पैदा कर लूँ, दिमाग ही ना है मेरे पास, ठीक है, अपने आप को बोलता है। तो शायर किसको कह रहा है? अपने आप को कह रहा है कि अपनी आशुफ्ता मिजाजी पे हंसी आती है, अपने आप पे हंसी आ रही है। क्यों हंसी आ रही है? दुश्मनी संग से। संग दो मतलब है, हिंदी में संग मतलब होता है साथ, शादी जो होती है इसके संग उसका, लेकिन यहाँ पे उर्दू में संग मतलब होता है पत्थर। कर दुश्मनी किससे है? पत्थर से। और कांच का पैकर रखना, दुश्मनी संग से और कांच का पैकर रखना। क्या मतलब इसका? कि हाथ में जो गुलदस्ता है किसका है? वो शीशे का है, कांच का है, और दुश्मनी किससे है? पत्थर से। बेवकूफ़ कितना, इस अपनी बेवकूफ़ी को करेगा, मैं कितना बेवकूफ़ हूँ, किससे दुश्मनी कर रखा है? पत्थर से। हाथ में क्या है? कांच है, तो मेरे पास दिमाग नहीं, अपनी कमअक्ली के बारे में कह रहा है, अपने आप को कोस रहा है। एक और सेंटेंस कह रहा है, आखिरी सेंटेंस, सेकंड लास्ट सेंटेंस बता दे रहा हूँ कि आस कब थी, आस कब दिल को नहीं थी, आस कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की। किसकी तरफ इशारा है? महबूब की तरफ, कि आस कब दिल को नहीं थी तेरे आ जाने की। यानी शायर कह रहे कि हमको उम्मीद थी कि मेरा महबूब आएगा, आज नहीं तो कल आएगा, उम्मीद लगा के बैठा था। लेकिन कह रहे कि इतनी भी उम्मीद नहीं है कि हम घर से बाहर निकल जाएं। लोग घर छोड़ के भाग जाते हैं ना, कि ऐसी उम्मीद नहीं कर रखा है, पर ना ऐसी के कदम ना घर से बाहर रखना। शायद कहीं ना कहीं वो नसीहत भी कर रहा है लड़कों को, बच्चों को, कि मोहब्बत कीजिए, उम्मीद लगाइए, लेकिन घर से बाहर मत भागिए, ठीक है। पर ना ऐसी के कदम घर से ना बाहर रखना, घर से ना बाहर रखना। आप लोग को भी कह रहे हैं घर से बाहर मत रखिए कदम, टंगड़ी तोड़ देंगे, बाद में ना को बचाएगा, ठीक है। प्लास्टर बनाइएगा, किस दिन बैठे रहेगा। हाँ, आखिरी शेर कौन, किसका शेर? अहमद फराज का आखिरी शेर। अच्छा, जो आखिरी शेर होगा उसमें क्या होगा? शायर तखल्लुस बयान करेगा, उसको मक्ता का शेर कहते हैं। क्या है कि जिक्र कहते हैं याद को, एक है अल्लाह की याद, एक है दोस्त की याद, महबूब की याद। तो यहाँ चाचा किसके शायर हैं? रूमानी शायर हैं, औरतों के हुस्न जमाल से, हुस्न इश्क से। तो कह रहे कि जिक्र उसका सही, उसकी याद मतलब बात हो रही किसकी? उसके महबूब की। जिक्र उसका सही, बज़्म में, बज़्म मतलब कहते हैं महफिल में, दोस्तों की महफिल है, जिक्र किसका होने लगा? महबूब का। तो कह रहे हैं बज़्म में बैठे हैं तो बैठे हो फराज। तो अब जैसे एक बिछड़े महबूब का जिक्र होगा तो क्या होगा? तकलीफ होगी, दर्द होगा, तो क्या कीजिएगा? कम भी फलाम खा लीजिएगा। क्या कह रहा है? दर्द कैसा ही उठे, आपको कैसा ही दर्द उठे, कैसी भी तकलीफ हो, हाथ ना दिल पर रखना, कि दिल पे हाथ मत रखिए, लोग समझ जाएगा कि इसके दिल में क्या है? दर्द है। यानी तो लोग आपकी कमजोरी को समझ जाएंगे। तो आप लोगों को मत बताइए कि आप किसी से मोहब्बत करें, जिसका जिक्र हो रहा है उससे आप मोहब्बत कर रहे हैं, तो दिल पे हाथ मत रखिए, लोगों को मत बताइए। कुल मिलाकर शायरी कह रहा है कि दिल की जो दौलत है, दर्द की जो दौलत है, मोहब्बत की जो दौलत है, उस दर्द को दुनिया से क्या कीजिए? छुपा कर रखिए। अब इसके हिसाब से आपको इम्तिहान में सवाल पूछेगा, ठीक है। सवाल क्या आएगा? जैसे अहमद फराज की पैदाइश कब हुई, कहाँ हुई, कौन सी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर थे, मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ, कौन से इसके थे, फाउंडेशन के थे, मौत से पहले कहाँ आए थे, तो दरभंगा, मैंने अभी आपको बता दिया। उनकी शायरी के कितने मजमूए शाये हुए, गज़ल का पहला शेर उसे क्या कहते हैं, मतलब आखिरी शेर उसको क्या कहते हैं, मक्ता कहते हैं। उनकी वो किस तरह के शायर हैं, तो रुमानवी शायर है। उनकी शायरी का महवर क्या है, तो हुस्न इश्क उसकी शायरी का महवर है। ये सारा सवाल आपको एग्जाम में आएगा, उम्मीद है कि आप जवाब दे देंगे। फिर भी कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट कीजिए, बंदा हाजिर है।